डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू, आज आपको डिस्पर्सन, जो हमारा सांख्यिकी विषय है, उसमें डिस्पर्सन के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मोड, मीडियन, ये माप पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा कि जो श्रेणी के विभिन्न मूल्य हैं उनका औसत हम लोग ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन एक विशेषज्ञ व्यक्ति के कारण से केवल एक माप के आधार पर निर्णय लेना व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि इससे निर्णय गलत भी हो सकता है हमारा। उदाहरण के लिए, एक परिवार ने अपने 4 सदस्यों के साथ नदी पार करने का निश्चय किया। क्योंकि उसने सांख्यिकी पढ़ रखी थी, उसने कहा चलो औसत निकाल लेते हैं अपने परिवार का, कि परिवार की औसत ऊंचाई कितनी है। अपने छोटे बच्चे से लेकर परिवार के चारों सदस्यों का औसत निकाला। औसत आया कि भाई 4 फीट 8 इंच हमारी औसत ऊंचाई है। फिर उस नदी की औसत गहराई भी, चलो औसत गहराई भी नाप लेते हैं। तो नदी की औसत गहराई नाप रही, प्रारंभ में कितनी गहरी है, बीच में कितनी गहरी है और अंत में कितनी गहरी होगी। इसका औसत निकाला, औसत आया 3 फीट 7 इंच। तुलना की, उसे लगा कि परिवार के सारे सदस्य नदी पार कर लेंगे। इस औसत के निर्णय के आधार पर नदी पार करना शुरू किया उसने। थोड़ी दूर गया होता, उसका जो बेटा था 1 फीट 5 इंच का, वो डूबने लगा। तो उसको लगा ये क्या हुआ, मैंने तो अभी कैलकुलेशन किया था। दोबारा कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेशन किया, औसत ऊंचाई, औसत नदी की गहराई, कैलकुलेशन सही था, फिर बच्चा क्यों डूबा। तो सोचता है खड्डा वड्डा आ गया होगा कोई, इसलिए चलो बच्चों को गोद में ले लेते हैं। और नदी आगे पार करने लगा। थोड़ा और आगे गया होगा कि उसके दूसरा परिवार का सदस्य डूबने लगा, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2.5 फीट। तो उनका ये क्या हुआ, कैलकुलेशन सही है, तो उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो वापस लौट गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। विशेषज्ञ व्यक्ति होने के नाते हम कह सकते हैं कि उसने केवल औसत के आधार पर निर्णय लिया, इसलिए उसका निर्णय गलत था। यदि वह अधिकतम गहराई कितनी है, परिवार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में भी पता कर लेता, तो परिवार आसानी से नदी पार करने या नहीं करने का निर्णय लेता, जो सही होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमको माध्य के साथ साथ व्यक्तिगत मूल्य कितनी दूरी पर है, श्रेणी का फैलाव कैसा है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण देखिएगा। अभी आईपीएल के मैच खत्म हुए, क्रिकेट हम सब लोगों ने देखा है। हम प्लेयर्स की औसत तुलना भी करते हैं कि ये प्लेयर ने पिछले 5 मैच के अंतर्गत औसत 100 रन बनाए, 5 मैचों में 100 रन बनाए। एक प्लेयर ऐसा है जिसने एक मैच में 200 रन बनाए, दूसरे मैच में 300 रन बनाए, बाकी में 0-0 रन बनाए। तो उनका औसत निकाला हमने, औसत 100 आ गया। दूसरा प्लेयर था जो सभी मैचों के अंतर्गत 90 से ऊपर रन बना रहा है, हमने उसका औसत भी निकाला, तो उसका औसत लगभग 95 आया। तो हमें लगा कि जो 100 रन बना रहा है वो प्लेयर ज़्यादा अच्छा है, जबकि हमने देखा केवल 2 मैच में सफल रहा, बाकी 3 में 0 पर आउट हुआ वो। यानी उसके खेल में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हमको सही और वास्तविक स्थिति जानने के लिए माध्य के साथ साथ अपकिरण भी पढ़ना चाहिए। अपकिरण में माध्य से विभिन्न व्यक्तिगत मूल्य कितनी दूरी पर स्थित हैं,
इनका पता हम लोगों को लगता है। अब कई बार होता है कि श्रेणी में व्यक्तिगत मूल्य अलग अलग है, माध्य समान है, कई बार माध्य समान है, व्यक्तिगत मूल्य दूरी पर है। दोनों श्रेणियों की तुलना करने के लिए हमें माध्य के साथ साथ अपकिरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तब हम सही और रियलिस्टिक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। अपकिरण माप ज्ञात करने के लिए कुछ विधियों का हम प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम अपकिरण की स्थिति क्या श्रेणी में ये पता लगा सकते हैं। इनमें कुछ गणितीय विधियां हैं, कुछ बिंदु रेखीय विधियां हैं। गणितीय विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सीमा रीति के आधार पर, एक विचलन रीति के आधार पर। सीमा रीति में हम सामान्य विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार, इन तीन के बारे में चर्चा करते हैं। विचलन विधियों के अंतर्गत हम चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाण विचलन की चर्चा करते हैं। आज हम अपने जो तीन विधियां, पहली विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार जो पहली विधि है हमारी, इस विधि के अंतर्गत श्रेणी के सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्य के अंतर को देखकर हम विस्तार ज्ञात करते हैं, जिससे हमको पता लग सकता है कि अंतर कितना है। श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य है, श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य है, इन दोनों का अंतर कितना है, इसको हम विस्तार बोलते हैं। जब हम दो श्रेणी को हमें तुलना करनी हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ हम विस्तार गुणांक की भी चर्चा करते हैं। जब दो श्रेणियों की तुलना करनी हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू के स्थान पर हमें सापेक्ष वैल्यू, जो रिलेटिव टर्म हमारा, उसमें भी तो विस्तार गुणांक ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। रेंज ज्ञात करने के लिए E2 माइनस E1 का प्रयोग करते हैं। E2 का मतलब श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य, E1 का मतलब श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य है। और विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए E2 माइनस E1 अपॉन E2 प्लस E1 का प्रयोग करते हैं। यदि श्रेणी का विस्तार गुणांक 1 है, ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, धनात्मक, ऋणात्मक, किसी भी स्थिति में हो सकता है। उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। उदाहरण के लिए हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे हमने 5 विद्यार्थियों के औसत अंक लिए, एक विद्यार्थी के 20 नंबर आए, दूसरे के 40 नंबर आए, तीसरे के 60 नंबर आए, चौथे के 0 नंबर आए और पांचवें के 100 नंबर आए। अब हमें विस्तार ज्ञात करना है यहाँ पर, तो सबसे छोटा मूल्य 0, सबसे बड़ा मूल्य 100, यानी E2 100 होगा, E1 0 होगा। 100 माइनस 0, तो ये 100 हमारा आंसर होगा विस्तार का। विस्तार गुणा ज्ञात करना है, तो 100 माइनस 0 अपॉन 100 प्लस 0, 100 बटे 100 यानी A परफेक्ट, ये हमारा विस्तार गुणांक होगा। जब दो श्रेणी की तुलना करनी हो तो विस्तार गुणांक का उपयोग कीजिएगा, और जब तुलना नहीं करनी हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में जैसा पूछा वैसा हमको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यदि हमारी खंडित श्रेणी, तो श्रेणी के जो x मूल्य हैं उसके आधार पर E2 और E1 की गणना करेंगे। फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखना है। यदि हमारी श्रेणी अखंडित श्रेणी है या सतत श्रेणी है हमारी, तो श्रेणी के जो वर्ग दिए हुए हैं उस वर्ग के आधार पर जो सबसे छोटा वर्ग है उसकी L1, जो सबसे बड़ा वर्ग है उसकी L2, सबसे बड़ा वर्ग की L2 ये E1 होगी, E2 होगी, और सबसे छोटा जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट यह E1 होगी।
जैसे हमारा वर्ग बना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यहाँ पर 50 E2 होगी। सबसे छोटा वर्ग 0 से 10, 0 ये E1 होगी, और हमारी रेंज हो गया 50 - 0, और हमारा कोफिशिएंट होगा 50 - 0 अपन 50 + 0। इस प्रकार व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित। एक बात ध्यान रखिए, जो पहले बताया है, खंडित और अखंडित श्रेणी में विस्तार ज्ञात करने समय आवृत्तियों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता। केवल हम श्रेणी के जो x मूल्य हैं उनको ही ध्यान रखते हैं, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो। सतत श्रेणी के अंदर जो वर्ग दिए हुए हैं उनके आधार पर विस्तार की गणना और विस्तार गुणांक की गणना करेंगे हम। इसके बाद में एक इंटर क्वार्टर रेंज, ये दूसरा जो मेथड हमारा विस्तार के बाद में अंतर चतुर्थक विस्तार। इस अंतर चतुर्थक विस्तार में इससे जो पहले वाले चैप्टर हमने जो Q1 और Q3 ज्ञात करना सीखा था पार्शियल वैल्यूज में, पहला चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम पहला और तीसरा चतुर्थक ज्ञात करेंगे और दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो इंटर क्वार्टर रेंज ज्ञात करने के लिए Q3 - Q1 इसका प्रयोग करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज ज्ञात करने के लिए Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 का प्रयोग करेंगे। यानी पहला और तीसरा चतुर्थक ये हमें ठीक वैसे ही ज्ञात करना है जो इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है हमारा। जो तीसरी विधि है हमारी सीमा विस्तार के अंतर्गत, वह शतमक विस्तार रीति। ये शतमक विस्तार रीति शतमक पर आधारित है। यानी जब हमने पार्शियल वैल्यू पढ़ी थी, इसमें चतुर्थक पढ़े थे, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक। तो शतमक विस्तार रीति में हम 10वां शतमक और 90वां शतमक इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। 90वां शतमक P90, 10वां शतमक P10, इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। P90 - P10 ये हमारी परसेंटाइल रेंज होगी। यदि हमें कोफिशिएंट ज्ञात करना हो तो कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए P90 - P10 अपॉन P90 + P10। कुछ किताबों के अंतर्गत दशमक का भी उपयोग करते हैं। टेकल्स D9 और D1 ज्ञात कर लें, लेकिन सामान्यतः अधिकांश किताबों में शतमक विस्तार के लिए हम P90 और P10 का ही उपयोग करते हैं। आपको भी शतमक विस्तार पूछिए परीक्षा में तो P90 और P10 ही हमको ज्ञात करना है। अभी जो शतमक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और हमने सामान्य विस्तार, ये 3 विधियां पढ़ी हैं। एक होता है सेमी क्वार्टर रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज के साथ सेमी क्वार्टर रेंज का और भी प्रयोग करते हैं हम। तो सेमी क्वार्टर रेंज के लिए हम दोनों चतुर्थक का प्रयोग करके उसका औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो सेमी क्वार्टर रेंज के लिए हम फॉर्मूला काम लेते हैं Q3 - Q1 अपॉन 2। पहला और तीसरे चतुर्थक के अंतर में 2 से भाग देने पर हमें सेमी क्वार्टाइल रेंज प्राप्त होगी। और यदि हमें कोफिशिएंट ज्ञात करना हो सेमी क्वार्टाइल रेंज का तो Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, यानी जो क्वार्टाइल रेंज है उसका फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। Q3 - Q1 अपॉन 2 अपॉन Q3 + Q1 अपॉन 2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएंगे, लास्ट में बचेंगे हमारे पास में Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। इस प्रकार हम सेमी क्वार्टाइल रेंज ज्ञात करते हैं। परीक्षा में जो भी हमसे पूछा जाए, सामान्य विस्तार पूछा है तो E2 - E1, यदि हमें चतुर्थक विस्तार पूछा है Q3 - Q1, शतमक विस्तार पूछा है P90 - P10,
सेमी क्वार्टर रेंज पूछिए Q3 माइनस Q1/2। इनका प्रयोग करके हम गणना विस्तार विधि से श्रेणी में कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी कठिनाई हो सीमा रीतियों के बारे में अपकरण की, तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।